अब हम लोग को देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से समझना, रिफ्लेक्शन नाम से ही क्या क्लियर है? रिफ्लेक्शन मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ का ऑब्जेक्ट, मान लो शीशे का ऑब्जेक्ट है, शीशा। अब इधर से कोई लाइट आया, सरफेस से टकराया और इसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया। इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से, ये जो लाइट जा रहा है, लाइट रे जाके सरफेस से टकरा रहा है, तो ये इधर कौन सा मीडियम है? मान लो कि इधर एयर है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है? ग्लास। माने Na है गैसियस मीडियम और यहाँ पे है सॉलिड। यही हुआ ना। अब ध्यान से देखो, जब ये तो एयर मीडियम से लाइट जाके टकराया है ये सरफेस पे, और ये वापस जो बाउंस बैक किया है, ये वापस से इसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया कि नहीं कर गया है? तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। अगर ये भीतर घुस जाता है तो ये गैस से सॉलिड में चला जाता है ना, अगर ये इसके अंदर में चला जाता तो ये उसी मीडियम में आता कि दूसरे मीडियम में चला जाता? दूसरे मीडियम में चला जाता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद उसी दूसरे मीडियम में नहीं जाए, इसी मीडियम में क्या करे कि बाउंस बैक कर जाए, इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना बात को लिख लिया जाए। और इसमें जो लाइट रेज जाके टकराता है सरफेस पर, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। बाउंस बैक जो करता है, टकराने के बाद जो भागता है, जो जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे टकराया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब रियल बात है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन होता है, हाँ, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी लाइन है। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? नॉर्मल। आगे हम लोग देखेंगे लोग कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इतना लिख लिया जाए। Reflection of light, the phenomena of bouncing back of light in same medium after striking with a surface of an object called reflection of light। किसी मीडियम से टकराने के बाद जिस मीडियम से गया है उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट जाके टकराता है, ये जाके टकराने वाला रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के जो बाउंस बैक करता है इस रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जिस पॉइंट पे टकराया उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग लिखने वाले हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और नॉर्मल के बारे में भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब तक तो हम लोग देखा था लोग ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर किसके अलोंग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस के अलोंग जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो कहीं कहीं क्वेश्चन क्या देता है कि देता है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज कितना डिग्री। तो हम तो फिगर बनाने का तो लड़का सबको अलग है नहीं, सीधे लिख लेते ए इंसिडेंट रे माने एंगल आई बराबर लिख रहा है सब कितना डिग्री, एंगल आई बराबर आर करके बना देगा, सब हो जाता है गलती। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है जनरली कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर चाहे सरफेस, ईमान लो के दे दिया कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो एक्चुअली में लेके तो पूछता है फाइंड एंगल आर। एंगल आर कितना होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही होता है ना। हम बोल रहे हैं तो लड़का सब फिगर बनाएगा सब नहीं, बस देख लेगा सब इंसिडेंट रे माने एंगल आई हो गया 30 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो गया? 30 डिग्री। गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में, जब सरफेस के बीच में डिवाइड नहीं किया गया है,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में डिफाइन किया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिया हुआ है इसके बीच में ना, ये पूरा 90 तो 90 में से घटाएंगे तो ये कितना जाएगा 60। अब ये 60 हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 60। तो हम तो बार बार बोल चुके हैं, मैथमेटिक्स में कौन जियोमेट्री बना रहा है, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, बिना ड्राइंग का बिना फिगर का क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए। फिगर बनाने से क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो जाता है, समझ में आ रहा ना। तो इतना ही से अगर बना दिया रहेगा तो गलती नहीं ना होगा। वैसे तो हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखेंगे लोग, नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है कि ऑब्जेक्ट किसी मीडियम से आके अब किसी सरफेस, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लाइट रे किसी मीडियम से आके टकराया और उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। जो रे आके टकराया इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे टकराया सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बाउंस बैक करने के बाद जो रे गया, रे तो है वो है, लेकिन बाउंस बैक करने के बाद जो जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको 90 डिग्री इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आसान है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो कि ये कोई सरफेस है, अब ये सरफेस पे लाइट आके क्या किया है कि इंसिडेंट किया, तो ये लाइट आके यहाँ पे इंसिडेंट किया, बोलो, तो इसके अलोंग ये जो परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के अलोंग पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट पर, जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हो गया हमारा नॉर्मल, नहीं हुआ क्या। अब जितना एंगल बना के, यही नहीं बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे नॉर्मल से जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल बना के जाता है। ये एंगल आई जितना होगा एंगल आर भी क्या होगा कि उतना ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा। और दूसरी बात ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से बात समझो, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो प्लेन होगा, जैसे मान लो कि अभी ये और ये बोर्ड के प्लेन में, माने बोर्ड जिस प्लेन में है, ये कौन सा प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो प्लेन होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन, इसका भी प्लेन वही होगा, इसका भी प्लेन क्या होगा कि वही होगा। इसके मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में रहेगा। अगर लाइट आया रिफ्लेक्ट किया तो ये रे और नॉर्मल का जो प्लेन होगा, है ना, तो नॉर्मल और जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद गया उसका भी प्लेन क्या होगा, मतलब तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल इस प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड का हल्का सा एने भाग गया तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में है, तो प्लेन चेंज हो गया ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का प्लेन ये हो गया और इंसिडेंट रे और नॉर्मल का प्लेन ये था, तो चेंज हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एकदम आएगा नॉर्मल से जाएगा कि तीनों एक ही प्लेन में होगा। तो यही बात है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सब तीनों क्या होगा कि एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, उससे पहले ये देख लीजिए कि छोटा वाला बात है कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, उसी को इरेगुलर बोलते हैं। तो अगर सरफेस पॉलिश्ड है, प्लेन सरफेस है, स्मूथ है, तो उस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, माने सेम फैशन में रिफ्लेक्शन होगा, सब का सब इंसिडेंट रे सेम पैटर्न से रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर रफ सरफेस है, प्लेन नहीं, स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, तो अलग अलग पैटर्न में क्या करेगा कि रिफ्लेक्शन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जान लो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, सब जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है।
ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज है तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुआ है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी जब सरफेस से स्ट्राइक करके रे रिफ्लेक्ट करता है तो वहां पर भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ही रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे डिफ्यूज हो, लॉ का फॉलो होगा। ठीक है, ये चलो रिफ्लेक्शन दो टाइप का, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज। देखो इसमें हो क्या रहा है, जिस पैटर्न में रे इंसिडेंट किया है एकदम सेम पैटर्न में रिफ्लेक्शन किया है। पहिलिका का जो पैटर्न में सबका उसी पैटर्न में किया कि नहीं किया है। तो अगर हो गया, इसमें क्या था कि एक रे इंसिडेंट किया है सरफेस पे, कितना डिग्री बना रहा है 35 डिग्री। तो ये रे नॉर्मल से ना 35 डिग्री बना रहा है, और जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। 35 डिग्री क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया 35 डिग्री। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जब एंगल आई है 35 डिग्री तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री। किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सुन रहा है सब? ये हो गया सरफेस, बोलो, और रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। चलो एक रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया नॉर्मल, और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना के ये भाग जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो रे है जो इंसिडेंट किया है ये बना रहा है 55 डिग्री विथ द सरफेस, नॉर्मल के साथ नहीं, सरफेस के साथ कितना डिग्री बना रहा है। हमको पता है कि एंगल आई इसको ना बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आई। तो ये कितना होता है 90 डिग्री, नॉर्मल सरफेस से बनाता है। तो ये है 90 डिग्री और ये है 55 डिग्री, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो यही ना है एंगल आई। तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 55, तो कितना होता है 55 5 60 30 90, ये हो गया 35 डिग्री। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई है 35 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अगर ऐसे घूम रहा है तो ये हो गया क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूम रहा है ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। माने घड़ी के जो सुई घूमता है उस दिशा में क्लॉकवाइज, और उसके उल्टा दिशा को बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये हो गया हमारा मिरर। सुन रहे सब? अब इस पे पड़ा लाइट, इस पे क्या पड़ा, तो हम जैसे कोई सोर्स से रे चला तो रे आया, इस पे टकराया, टकरा के भागेगा। जब रे आके टकराया तो ये रे सरफेस से कुछ एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ द सरफेस। तो सरफेस से बना रहा है 30 डिग्री, टकरा के भागेगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब ये 30 डिग्री पर आया था ना, अब इसको क्या किया गया है कि 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब मेरा केस ऐसा रहेगा ना, ऐसे करो चाहे ऐसे करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो कि इधर से है तो रे आया क्लॉकवाइज, समझता है सब? क्लॉकवाइज का माने इस डायरेक्शन में, जिधर से घड़ी घूमता है, घड़ी का स्पीड घड़ी ऊपर चल रहा है, ऐसे तो घूम रहा है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज। और ऐसे से घूम रहे तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉक। तो अब रे एंटी क्लॉकवाइज माने हेंगो घूम गया, 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अब नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, मिरर फिक्स है। सेकंड केस में है कि रे 30 डिग्री पर रहेगा, सरफेस से 30 डिग्री पर ही रहेगा। अब रे फिक्स है, रे रोटेट नहीं कर रहा है। अब मिरर को क्या किया गया है कि क्लॉकवाइज, मिरर को 10 डिग्री क्लॉकवाइज क्या किया गया है कि घुमाया गया है। तो जब मिरर को घुमाया जाएगा तब नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, समझ में आया? फिर से बताएं। चलो हम केस दे देते हैं, ध्यान से बात समझो। मान लो कि कुछ ऐसा ही केस है कि मिरर है इधर हमारा, इस साइड में क्या है मिरर, रे स्ट्राइक किया और ये इधर भागा, ये एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री। अब बना, चलो अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको ब्लू कलर से कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मिरर और इस पॉइंट पे इंसिडेंस किया है, इस पॉइंट के अलोंग हो गया हमारा नॉर्मल, और इन नॉर्मल कितना डिग्री पे होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चल
देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अरे इंसिडेंट ऑन अ मिरर प्लेन मिरर बाय मेकिंग 30 डिग्री विद द सरफेस, मतलब मिरर के सरफेस से 30 डिग्री बना रहा है, तो हमको चाहिए क्या, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे बना रहा है सरफेस से 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हुआ ना। हम लोग पढ़े हैं कि रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही होता है ना। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये है हमारा 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो अगर हम ए नंबर को बनाए, तो अगर ए नंबर को सॉल्व किया जाए तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ई 30 डिग्री, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो ये तो आसान, 60 था, चलो वो 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। ये तो जवान पे बनने वाला था। हाँ, what will be the new angle of reflection if incident ray is rotated by 10 degree anti-clockwise? इसको अब मिटा दें सेकेंड क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बात समझ सब, ये पहले आया था शुरू में कितना डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे था, ये कितना डिग्री पे है 30 डिग्री पे था, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब बताओ कि इस रे के लिए कौन डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, तो इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज होगा ना, इधर नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? घड़ी यहाँ से चल रहा है, तो ऐसे घड़ी चलेगा तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है, माने हेने नहीं गया है, हेने गया, क्योंकि उल्टा एंटी क्लॉकवाइज इधर हुआ ना, तो 10 डिग्री इधर जाएगा। तो जब 10 डिग्री इधर जाएगा तो ये तो हमारा पहले का केस हो गया। तो जब 10 डिग्री इधर जाएगा तो कितना डिग्री जाएगा 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इसका ये हो गया न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से बात समझो। तो ये न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 10 डिग्री। तो अब सरफेस से कितना डिग्री बनाएगा 40 डिग्री। तो अब नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बनेगा 50 डिग्री बनेगा। हेलो, तो बी नंबर के लिए न्यू, तो एंगल आई नहीं, एंगल आई तो पहले का था, इसको एंगल आई डैश बोलते हैं। बोलो, तो एंगल आई डैश कितना हो गया 50, मतलब पहले था कितना 60, पहले था हमारा 60 डिग्री था, ये 30 था, ये कितना था 30, तो ये कितना था कि नहीं था। तब 10 डिग्री एन घुस गया है, तो 10 डिग्री कम नहीं हो गया, तो ये 60 माइनस 10 ये कितना हो गया 50 डिग्री, इधर लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। तो वैसे ही अब यहाँ से 50 डिग्री पे आएगा नॉर्मल से, तो 50 डिग्री पर भागेगा। एंगल आई डैश इज इक्वल टू एंगल आर डैश, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया 50 डिग्री, तो मैंने नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 50 डिग्री। यहाँ तक किसी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये पहले था कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, 10 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नहीं आ रहा है नीचे आ रहा है। तो ये 30 डिग्री पर था और 10 डिग्री और घूम गया, तो सरफेस से 40 डिग्री हो गया और नॉर्मल रहता है 90 डिग्री पे। तो 90 में से 40 घटाए तो ये हो गया 50। माने अब रे का इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल हो गया 50, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 और एंगल ऑफ इंसिडेंस 50, तो एंगल ऑफ न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो बी नंबर देख के और ये वाला फिगर उतार लो और तब सी नंबर पे चला जाएगा, इसलिए फिर उसके लिए अलग फिगर बनेगा ना। तो ये हो गया आई डैश 50, आर डैश भी हो जाएगा 50। ये वाला फिगर उतार लो सब। ए नंबर के लिए पहले क्या फिगर था, ये वाला है बी नंबर के लिए। सरफेस से कितना डिग्री बना रहा था 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन हो रहा है
कि फ्रॉम द क्वेश्चन मैंने मेन क्वेश्चन से रे को रोटेट किए हैं वाला से ना मेन क्वेश्चन से what will be its angle of reflection if mirror is rotated by 10 डिग्री clockwise। पहले तो हम रे को रोटेट कर रहे थे, अब रे को नहीं मिरर को ही रोटेट कर दे रहे हैं 10 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बात समझो, अब ये तो हो गया हमारा मिरर, सुन रहे हैं सब, ये हो गया क्या मिरर। अब मिरर को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इधर की इधर ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं बढ़ चलता है। तो इसको फिक्स करके मैंने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिक्स रहेगा, इसको हमको करना है क्लॉकवाइज 10 डिग्री से। यहाँ से समझना सब। तो अब मान लो कि मिरर को हम 10 डिग्री से क्या किया कि रोटेट कर दे रहे हैं 10 डिग्री से। तो अब हमारा ये हो जाएगा मिरर, होगा ना। ये हो गया हमारा पुराना का मिरर, जो अब मिरर नहीं रहा, एने हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसमें एक और कलर का चाहिए होगा। अब बात समझो, अब मिरर जब रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी रोटेट करेगा। जब मिरर ऐसे, ध्यान से, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ना। हम नॉर्मल क्या रहता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब मिरर ऐसे था, ये हो गया हमारा मिरर, तो इस पॉइंट के अलोंग ऐसे परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री पे क्या था परपेंडिकुलर। अब मिरर ऐसे करेगा तो परपेंडिकुलर भी ऐसे किया कि नहीं किया, मिरर ऐसे तो परपेंडिकुलर भी ऐसे, मिरर इधर घुमा तो परपेंडिकुलर भी इधर घुमा। हमेशा इसके जो 90 डिग्री पे रहेगा इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, ये भी तो घूमेगा। अब ऐसा थोड़े है कि ये मिरर ऐसे घूम गया और नॉर्मल ऐसे ही है, ऐसे होगा क्या। तो ये इस पे परपेंडिकुलर रहा, इसको भी उतना ही से घूमना पड़ेगा, तब ना 90 डिग्री रहा। तो मिरर अगर 10 डिग्री से घूमता है क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर भी मतलब नॉर्मल भी 10 डिग्री से घूमेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो पहले ये था हमारा क्या नॉर्मल, तो अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, अब ये भी नॉर्मल भी तो 10 डिग्री से घूमेगा, तो अब हमारा ये हो जाएगा नया नॉर्मल। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुराना नॉर्मल और ये हो गया हमारा नया वाला नॉर्मल। ये समझ में आ रहा है। ये रे तो उतना ही क्या उतना ही है, कोई दिक्कत है क्या। चलो, तो खैर फिलहाल अभी इससे मतलब नहीं है। अब देखो, अब ये रे मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 40। ये समझ में आ रहा है। रे मिरर के साथ कितना एंगल बनाया, 40 डिग्री। माने रे मिरर के सरफेस के साथ, क्योंकि मिरर तो वैसा हो गया, बोलो ऐसे 30 डिग्री पे आ रहा था, रे ऐसे 30 डिग्री पे आ रहा था। अब रे वैसा ही है और ये क्या किया कि ऐसे घूम गया, तो ये ऐसे ये एंगल नहीं बढ़ गया, तो ये बनाया कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो अब इससे तो ये 90 डिग्री पे रहेगा, नहीं रहेगा क्या। तो ये 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, नहीं हुआ क्या। अब यहाँ पे सी नंबर में एंगल आई, अब डबल डैश करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ना, आई डैश किए थे इसमें, तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस, देखो पहले 30 था और ये उधर घूम गया तो +10, तो ये 90 माइनस ये हो गया 40, ये कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री। तो ये एंगल आई डबल डैश बराबर एंगल आर डबल डैश हो जाएगा। तो एंगल आई डबल डैश था 50, तो आर भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। उधार लो सब नया फिगर के साथ। पहले वाला क्वेश्चन तो हल हुआ है। अरे इंसिडेंट ऑन अ मिरर बाय मेकिंग 40 डिग्री विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ तो बना रहा है 40 डिग्री, नॉर्मल के एंगल ऑफ इंसिडेंस यही हुआ ना, ये मतलब एंगल आई सीधे दिया हुआ है, बोलो। तो एंगल आई इज इक्वल टू
40 डिग्री हम लोग क्या पढ़े कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसी को ना बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। खुद क्वेश्चन में नॉर्मल के साथ दिया हुआ है, तो एंगल आई हो गया 40 डिग्री। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री बराबर एंगल आर, माने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कोई दिक्कत? ये तो आसान है। चलो हाँ हाँ, तीनों का फिगर अलग अलग होगा ना, इसमें रोटेट नहीं किए हैं। जल्दी से करो सब, जल्दी से 2 मिनट में, जल्दी से, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। कर रहा है सब, देखो। व्हाट विल बी इट्स न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है, तो अब ध्यान से बात सुनो। ये इंसिडेंट रे ऐसा है ना, तो क्लॉकवाइज ऊपर होगा कि नीचे होगा? क्लॉकवाइज होगा। ऐसे ही ना क्लॉक चलता है, तो ऐसे रोटेट किया जाएगा, ऐसे रोटेट। तो अगर हम 10 डिग्री ऐसे रोटेट करें तो अब कुछ ऐसे इंसिडेंट करेगा, बोलो। तो ये 10 डिग्री, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन जाएगा? ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 10 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ बन गया कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो जब 50 डिग्री से आएगा तो 50 डिग्री से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बी नंबर में नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10, उल्टा गया है ना, तो बढ़ जाएगा। ये कितना हो गया? 50 डिग्री। तो लॉज ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही होगा ना। तो ये न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा तुमको 50 डिग्री। चलो नया फोटो नॉर्मल के साथ है ना, नॉर्मल के साथ कितना था? अब यहाँ पे ये चूंकि मिरर रोटेट कर गया तो 40 डिग्री से नॉर्मल भी रोटेट किया, तो जब 10 डिग्री से नॉर्मल रोटेट करेगा तो अब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो क्या? तो ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री नहीं हुआ क्या? तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना? 30 डिग्री। तो सी नंबर के लिए नया एंगल रे का नॉर्मल के साथ एंगल को ही ना बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले था नॉर्मल के साथ 40 डिग्री, अब 10 डिग्री से नॉर्मल रोटेट कर गया है तो ये 10 डिग्री कम हो गया, तो कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 40 माइनस 30, सॉरी 10। ये वही, अगर वही ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था तो बढ़ गया रहता है, क्लॉकवाइज माने उसी के अंदर में घुस गया है, घट गया। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया भैया। मानिए कि नॉर्मल पे 30 डिग्री का तो सरफेस से नॉर्मल का एंगल जो है 90 डिग्री होता है, तो ई दे दिया इंसिडेंट से नॉर्मल, मैंने पहले 40 दिया है तो ई माने इसका ये हो जाएगा 50 और 10 डिग्री ऐसे घुस गया, 60 डिग्री हो गया। जब ई हो गया 60 डिग्री, ई हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, हो जाएगा 90 में से 60 माइनस कर दिया।